खून, गलती और बदले की आग, ये कहानी वहीं से शुरू होती है जहां पिछला सीजन अधूरा छूटा था। गीहुन अब अकेला नहीं है, लेकिन उसका दिल जरूर टूट चुका है। बगावत की कोशिश नाकाम हो चुकी है। उसके साथी या तो मारे जा चुके हैं या जिंदा लटकाए गए हैं ताकि बाकियों को डराया जा सके। लेकिन कुछ बचे भी हैं, जैसे ह्यूनजू, एक ट्रांस महिला और एक्स स्पेशल फोर्स सोल्जर जो हथियार लेने गई थी लेकिन गार्ड्स ने उसे पकड़ लिया। और फिर दाए हो, एक एक्स मरीन जो डर के मारे वापसी ही नहीं कर सका। गीहुन को अब यही लग रहा है, अगर डाई हो लौट आता शायद सब कुछ अलग होता, शायद आज भी वो लोग जिंदा होते। अब गेम का अगला राउंड शुरू होने वाला है, गेम 4 हाइड एंड सीक। लेकिन उससे पहले एक और वोटिंग होती है। अब तक हाँ कहने वालों की तादाद बहुत बढ़ चुकी है। कई नहीं वोटर या तो मार दिए गए या डर से पलट गए। अगली वोटिंग में खेल जारी रखने का नतीजा जबरदस्त बहुमत से आता है। हाइड एंड सीक का खेल, सभी खिलाड़ियों को दो रैंडम टीमों में बांटा जाता है, ब्लू टीम और रेड टीम। ब्लू टीम को दिए जाते हैं ऑर्नेट चाबी जैसे गेमिंग आइटम। वो किसी भी दरवाजे को खोल सकते हैं और खुद को छुपा सकते हैं, लेकिन दरवाजे को लॉक नहीं कर सकते। रेड टीम को मिलते हैं खूबसूरत घातक चाकू और एक नियम, ब्लू टीम के हर सदस्य को मारो। को मारते हो या किसी ब्लू को नहीं मार पाते तो तुम मारे जाओगे। लेकिन एक ट्विस्ट है गेम शुरू होने से पहले। अगर कोई दोनों टीमों के खिलाड़ी आपस में टीम बदलना चाहें तो वो कर सकते हैं। अब ये गेम बन जाता है एक माइंड गेम, चालाकी, इमोशंस और धोखे का। कुछ दिल दहला देने वाली जोड़ियां सामने आती हैं। मां ग्योमजा और बेटा योंगसिक एक दूसरे को बचाने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार। प्रेग्नेंट जूनही और उसका एक्स बॉयफ्रेंड मीनिंगी, वो कहता है तुम मुझे मार सकती हो ताकि तुम और तुम्हारा बच्चा जिंदा रहो। लेकिन उसी वक्त वो साइको नामग्यू से भी डील करता है। मिनसू, एक शर्मीला लड़का जो पिछली रात किसी को मरते देखता रहा, कुछ न कर सका, अब शायद वही फिर किसी दुविधा में फंसने वाला है। गेम शुरू होता है। ब्लू टीम को एक बेहद खूबसूरत लेकिन डरावना सेट दिया जाता है, एक नकली शहर जिसमें आसमान वान गोग की पेंटिंग जैसा है, लेकिन चारों ओर एक तरह की घुटन है। ह्यूनजू, जुनही और ग्योमजा को एक सुरक्षित जगह ले जाती है, लेकिन गीहुन, वो अब टूट चुका है। उसका सबसे अच्छा दोस्त जुंगबे मारा जा चुका है, हाथों में हथकड़ी लगी है, लेकिन गुस्सा उसके अंदर आग बन चुका है। जब सिया की शेमन सेओन्यो उसका मजाक उड़ाती है, वो गार्ड्स के सामने ही उसे गला घोंटने की कोशिश करता है। अब उसके पास कोई क्रांति नहीं, कोई उम्मीद नहीं, सिर्फ बदला बचा है। और उसका अगला निशाना है डे हो। साथ ही 3 साइड स्टोरीज भी चलती हैं। वन फ्रंटमैन हुआंग इन हो वीआईपीज के स्वागत की तैयारी कर रहा है, वही वीआईपी जिनके मनोरंजन के लिए ये खेल खेले जाते हैं। 2 डिटेक्टिव जुनहो और उसका साथी चॉय वू सेओंग अब भी इस रहस्यमयी आइलैंड की खोज में हैं, लेकिन अब उन्हें शक है कि उनके नेविगेटर कैप्टन पार्क शायद गद्दार हैं। 3 नोयुल, जो कभी नॉर्थ कोरियन डिफेक्टर थी और अब एक पिंक सूट गार्ड, वो गार्ड्स ऑर्गन स्मगलिंग रैकेट को खत्म कर देती है और अपने पुराने दुश्मन पार्क ग्योंग सेओक की जान बचवाने की कोशिश करती है, उस इंसान की जिसे वो पहले मर चुका समझ बैठी थी। स्क्विड गेम सीजन 3 अब अपने सबसे खतरनाक मोड़ पर पहुंच चुका है। जब मौत सामने हो और जिंदा रहने का रास्ता किसी और की लाश से होकर जाए, तब इंसान क्या करता है? इस बार सवाल सिर्फ जीतने का नहीं है, बल्कि यह तय करने का है इंसानियत जिंदा है या नहीं। रेड टीम बन चुकी है शिकारियों की फौज और ब्लू टीम भागते हुए परिंदे। कायदा साफ है, रेड टीम अगर ब्लू टीम के किसी भी खिलाड़ी को नहीं मार पाई तो खुद मारे जाएंगे। ये गेम अब बन चुका है नर्क का असली चेहरा। डर, धोखा और मौत सब एक ही कमरे में है। 3 दरवाजे, 3 चाबियां और एक रास्ता जिंदा बाहर निकलने का। हर दरवाजे पर 3 अलग अलग शेप के लॉक हैं, सर्कल, ट्रायंगल, स्क्वायर। इसका मतलब साफ है, सिर्फ वही बाहर निकल सकता है जिसके पास तीनों चाबियां हों। तो अब या तो साथ मिलो या किसी को मारकर उसकी चाबी छीन लो। कुछ गठबंधन बनते हैं, टूटते हैं। म्योंगी, वही क्रिप्टो इन्फ्लुएंसर जिसने जुनही को इस नरक में घसीटा था, अब अपने अंदर के शैतान को खुला छोड़ देता है। वो मिल जाता है साइको नामग्यू से ताकि दोनों मिलकर तेजी से लोगों को मार सकें। वहीं दूसरी तरफ जुनही अब मां बन चुकी है, उसकी डिलीवरी होती है और साथ देती हैं ग्योमजा और ह्यूनजू, जो अपने स्पेशल फोर्सेस ट्रेनिंग से एक ढाल बनकर खड़ी होती है इन दोनों के आगे। लेकिन तब म्योंगी आता है और बिना सोचे ह्यूनजू को मार देता है, ये जाने बिना कि वो जुनही और उसके बच्चे को बचा रही थी। ग्योमजा और जुनही टूट चुकी होती हैं, लेकिन ह्यूनजू की बताई गई जगह पर एग्जिट ढूंढने निकलती हैं। फिर होता है एक और खौफनाक मोड़। वहीं पर उनका सामना होता है ग्योमजा के बेटे योंगसिक से, वो जो किसी को मार नहीं पाया और अब जानता है कि उसकी मौत तय है। ग्योमजा कहती है, मैं मरूंगी ताकि तू जिंदा रह सके। लेकिन बेटा ही पलट जाता है। जुनही और उसके नवजात बच्चे पर हमला करता है। ग्योमजा के बालों में छुपा हुआ एक चाकू बाहर आता है। वो अपने ही बेटे को चाकू मार देती है। गार्ड्स आकर उसे खत्म कर देते हैं, लेकिन ग्योमजा की चीखें इंसानियत की आखिरी आवाज जैसी लगती हैं। अब एंट्री होती है एक अनजाने कातिल की, मिनसू, वो लड़का जो बस इसलिए यहां आया क्योंकि वो एक स्कैम का शिकार हुआ था। लेकिन उसकी गलती ये थी कि उसने SEMI को मरते देखा और कुछ नहीं किया। अब वो टूट चुका है।
वो शामान को देखता है और उसे नामग्यू समझकर हमला करता है। सेओन्यो वहीं मारी जाती है। और अब आते हैं गीहुन पर। अब वो सिर्फ एक मिशन पर है, देहो को ढूंढना और मार देना। दोनों का पीछा एक दूसरे के पीछे चलता है। अंत में दोनों पहुंचते हैं उस खाई के किनारे जहां पूरा सेट एक रोशनी वाले शहर जैसा दिखता है। और वहीं गीहुन देहो को अपने हाथों से गला दबाकर मार देता है, लेकिन देहो मरते मरते कह जाता है, अगर मैं लौट आता तब भी सब नहीं बचते। बगावत तूने शुरू की थी, सबकी मौत का जिम्मेदार तू है। गीहुन टूट जाता है, खुद को मारने ही वाला होता है, तभी गार्ड्स आते हैं, उसके हाथ से चाकू छीन लेते हैं और उसे बेहोश कर देते हैं। यह सिर्फ खेल नहीं है, ये एक नरक है जहां हर एक फैसला जिंदगी या मौत तय करता है। गीहुन बच गया है, लेकिन अब वो इंसान नहीं रहा। अब सिर्फ एक परछाई बची है जो या तो सब कुछ खत्म कर देगी या खुद खत्म हो जाएगी।